चलो, तो एनर्जी के साथ बिल्कुल गौटिया जैसे नहीं बैठे रहना है, ठीक है, ऐसे लेट के होता है, एनर्जेटिक एकदम बैठे रहो। और उसी के साथ शुरू करते हैं भारत के इतिहास को। वैसे तो भारत का इतिहास जो है आप जानते हो 3 भागों में पढ़ना होता है। एक पढ़ेंगे हम प्राचीन, एक पढ़ेंगे हम मध्य, और एक पढ़ेंगे हम आधुनिक। हर सब्जेक्ट में, मतलब ये पूरा एक सब्जेक्ट है जिसके 3 पार्ट हैं, है ना। ये पार्ट 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। हर पार्ट में कम से कम 8 से 10 चैप्टर होंगे जिसको हमको पढ़ना होगा। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले उसके बारे में समझना जरूरी है कि उस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। जैसे पहले तो शुरुआत के लिए एक क्वेश्चन करा देता हूं आप लोगों को। ये सबसे पुराना है, मतलब जहां से हमारा शुरू होगा। जैसे पूरा पाषाण काल, सबसे पहले क्या था, तो पूरा पाषाण काल था। उसके बाद मध्य पाषाण काल आया, आग की खोज हो गई तो, और उसके बाद उत्तर पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल आएगा, ठीक है। तो सबसे पुराना पूरा पाषाण काल, तो इसमें से कौन सा दिख रहा है जो सबसे पुराना हो? तो सीधी सी बात है, आप इसका इसमें मिलाओगे। उसके बाद 9000, तो इससे मिलाओगे 3 को, फिर नव पाषाण काल। नहीं, आप इसको मिलाओगे सबसे लास्ट वाले से, क्योंकि नव पाषाण काल सबसे बाद में आएगा। पूरा के बाद मध्य आता है, मध्य के बाद उत्तर, और नव उसके बाद आता है। तो इसको क्या किया, चेंज करके पूछा है वो, ठीक है। यहीं पर गलती हो जाता है लोगों से, समझ गए? आया मामला समझ में? तो पूरा पाषाण काल मतलब 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व। देखो अभी आप 2025 में हो, 2025 से पीछे जाओ तो 0 तक जाओगे, और 0 से जब ऊपर बढ़ना चालू होगा तो फिर 1 2 3 करते हुए 20 लाख तक जाओगे। बताएं कहां तक? 20 लाख तक। तो जब वापस आ रहे हैं तो उल्टा बोलते हैं, 20 लाख से 9000 ईसा पूर्व, उसके बाद 9000 से 4000 ईसा पूर्व, उसके बाद 6000 से 2000 ईसा पूर्व, और 2000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व जो है, यहां तक आपका क्या रहता है, ये पाषाण कालीन स्थल है। मतलब पत्थरों का समय जब शुरुआत था तो आदि मानव लोग को नहीं पता था शिकार कैसे करते हैं, तो उन लोग क्या करते थे, ऐसे बड़ा बड़ा पत्थर ऐसे लेकर बोए रहते थे। बताए ताकत ज्यादा था उस समय, तो ऐसे बोए रहते थे। बताओ जानवर आता था तो ऐसे मारते थे, बताए। और फिर जान रहे हो उसके बाद मारने के बाद क्या करते थे, भूख लगेगा तो खाएंगे नहीं भाई। फिर इनको थोड़ा सा बुद्धि आ गया, पता है। और मध्य पाषाण काल के समय क्या हुआ, नहीं ऐसे क्यों रखेंगे, ऐसे रखेंगे, बता। आएगा इंसान, मतलब इंसान नहीं, जानवर आएगा फेंक के मारेंगे, बताए। समझ रहे हो? तो यहां से माइक्रोलिथिक टूल जो है उसका यूज होना चालू हो जाता है, कि छोटे पत्थरों के औजार, लकड़ी के साथ पत्थर को बांध दिए, उसके बाद फेंक के मारने लगे। पहले पत्थर ही मारने लगे, फिर लकड़ी के साथ पत्थर बांधकर फेंक के मारने लगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पाषाण काल। यहीं से इंसानों के बारे में पता चलना शुरू होता है। इसके पहले इंसान थे नहीं थे कुछ नहीं पता, डायनासोर थे, जो भी रहा हो, ठीक है। इंसानों के बारे में यहीं से पता चलना चालू होता है, आदि मानव के काल से। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण काल मतलब 20 लाख ईसा पूर्व, मतलब सबसे शुरू, वहां से 9000 तक। मध्य मतलब 9000 से 4000। उत्तर पाषाण काल 6000 से 2000। अब आप बोल रहे होगे कि ये उत्तर पाषाण काल सर इसमें आना चाहिए, क्या बोलते हैं, 4000 से 2000 होना चाहिए, ऐसा मन में आ रहा होगा। लेकिन उत्तर पाषाण काल कहीं कहीं पर पहले ही आ गया था, ठीक है। मतलब नई चीजों का जैसे ही खोज होने लगा, खेती की शुरुआत होने लगी, पशुपालन शुरू होने लगा, तो वो पाषाण काल का पढ़ता हुआ क्रम है, समझ लो बस, ठीक है। और फिर नव पाषाण काल सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। बिल्कुल नया हो गया वो, इसलिए ये सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। पहले आपको क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ सको कि क्वेश्चन के माध्यम से आप कैसे पढ़ोगे। पहले देखो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। मानव सभ्यता के आरंभिक काल को 3 भागों में बांटा गया, इसमें से कौन सा काल उसमें नहीं आता है? महापाषाण उसमें नहीं आता है। महापाषाण काल मतलब जब कोई इंसान मरता था तो उसको दफनाने के बाद बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर रख दिए जाते थे, इसी को महापाषाण काल कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट ये है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है भाई, कि किन काल के औजारों को माइक्रोलिथिक टूल अथवा लघु पाषाण कहते हैं। अब चलो, इतने देर से पढ़ाया आपको, बताओ इसमें से कौन सा काल है जिसको माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण कहते हैं? मध्य पाषाण काल क्या उत्तर पाषाण काल में खोज हुआ होगा? श्योर, पढ़ चुके हो? अभी बताया मैं, ठीक है। तो आंसर क्या मारोगे? ठीक है, आंसर क्या मारोगे? मध्य पाषाण काल, मतलब केवल 2,
ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अब समझो इसी चीज का क्या पैटर्न, कि ये क्या है और मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। यहां पे समझना ना पैटर्न को थोड़ा सा, है ना, 2 मिनट बस लगेगा। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, नोट करो, तुरंत नोट करना चालू करो। यहां पे लिखना पड़ेगा ना, पहले ही बता दे रहा हूं। चलो देखो, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पहले पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा आपका प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है हमको प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि पाषाण काल आपने अभी पढ़ा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और नव पाषाण। उसके बाद महापाषाण भी पढ़ेंगे, लेकिन वो उसमें नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे आद्य ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ोगे? आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे वैदिक काल, जिसमें 2 पार्ट होंगे, एक ऋग वैदिक काल और एक होगा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा, है ना, देखते रहोगे तो नहीं लिख पाओगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, वैदिक काल। देखो प्राग ऐतिहासिक काल ना तो लिखित साक्ष्य यहां पर मौजूद है और ना ही इसको पढ़ा जा सका, इसी को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन वो किस लिपि में लिखते थे उसको अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया, ठीक है। तो इसलिए उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल जो होता है ऋग वैदिक काल, यहां से लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और यहां से उसको पढ़ा भी जा सका है। तो ये हो गया वैदिक काल। जैसे ही वैदिक काल खत्म होगा, देखना पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपका आ जाएगा क्या? वैदिक काल आ जाएगा। और वैदिक काल का मतलब समझो, देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो है हर बुक में अलग अलग दिया होता है। लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व का जो काल है, इसी को हम बोलते हैं क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का काल। और उसके बाद ये 1500 से 1000, ठीक है, 1500 से 1000, और ये होगा 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। 1500 से 1000 उल्टा आ रहे हैं ना, अभी हम अभी 0 तक आएंगे और 0 से फिर आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप लोग उसी समय पैदा हुए थे भाई, ठीक है। तो 0 से जब आगे बढ़ेंगे तो आप इसीलिए उस तरफ को समझना होगा। हमको क्या समझना होगा कि हम लोग ऊपर से 0 तक आ रहे हैं। ऊपर से कहां तक आ रहे हैं हम लोग? 0 तक आ रहे हैं। तो यहां तक मामला समझ में आया। देखो वैदिक काल तक मामला समझ में आ गया। देखो प्राग ऐतिहासिक काल का तो डेट अभी आप समझे, 20 लाख से प्रथम शताब्दी तक ईसा पूर्व तक आप पढ़ रहे थे। आद्य ऐतिहासिक काल जो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, 2350 से 1750, है ना। कई कई बुक में 2300 से 1750। हर इतिहासकार का अपना अलग अलग मान्यता है, अलग अलग चीजों को मानते हैं, इसीलिए चीजें जो है बदलती हैं। इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लेते हो, ठीक है, अगर क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लेते हो, तो आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता आया और उसके बाद वैदिक काल आया। वैदिक काल में भी ये 1500 से 1000 और 1000 से 600, 2 अलग अलग भागों में। क्यों भाई? तो ऋग वैदिक काल जब था ना, तो इन लोग थे सिंधु और उसके 7 नदियों का प्रदेश, जिसको सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। तो उस समय जब ऋग वैदिक काल की शुरुआत हुई, तो लोग जो है सिंधु और उसके 7 नदियों के प्रदेश में रहते थे, सप्त सैंधव प्रदेश में। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोगों को खाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना, अनाज की जरूरत पड़ेगी ज्यादा। और अनाज के लिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फेमस है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। तो सीधी सी बात है, सिंधु नदी से लोग ट्रांसफर होकर किधर आएंगे? उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि अनाज ज्यादा चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए भाई? अनाज ज्यादा चाहिए। और लोगों को धीरे धीरे लालसा भी बढ़ेगा कि मेरे पास जितना ज्यादा जमीन होगा मैं उतना बड़ा मालिक होऊंगा, बताए। तो उस समय ऐसा ही था, उस समय पैसा का वैल्यू नहीं था, बताए, ठीक है। उस समय किसका वैल्यू था? गाय का वैल्यू था और दूसरा अनाज का वैल्यू था। तो गाय का ज्यादा वैल्यू ऋग वैदिक काल में था और अनाज का वैल्यू होने लगा किसमें? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो जिसके पास जितना ज्यादा अनाज, वो उस कबीले का लीडर हुआ करता था, ठीक है भाई। तो ऐसे कबीला वाला जिंदगी लोग जी रहे थे और पहुंच गया कहां? 600 ईसा पूर्व तक। और इसी समय ये 600 ईसा पूर्व को ही हम 6वीं शताब्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के विरोध आंदोलन। अब क्या है, बहुत सारे लोग लीडर बनने की कोशिश करेंगे, तो लीडर बनेंगे तो एक दूसरे में संघर्ष होना चालू हो जाएगा। क्या संघर्ष चालू हो जाएगा भाई? कि मैं लीडर बनूंगा
और ऐसा करते करते टोटल भारत में 16 महाजनपद का उदय हो जाएगा। समझ रहे हो? 6वीं शताब्दी में जब विरोध आंदोलन चालू होगा, एक दूसरे से लड़ना जब चालू करेंगे, तो टोटल कितने राज्य जो है इसमें आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप आज 28 राज्य पढ़ते हो ना, कितने राज्य पढ़ते हो आज? 28 राज्य। उस समय जितने भी लोग होंगे वो लोग टोटल 16 महाजनपदों में बढ़ जाएंगे, और उस 16 में से सबसे शक्तिशाली होगा मगध। इसीलिए आपको पढ़ना होगा मगध साम्राज्य। 6वीं शताब्दी के विरोध आंदोलन में आपको वो सारे पढ़ेंगे 16 महाजनपद। और इसी समय बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। इसी समय किसका उदय होता है? गौतम बुद्ध का जन्म होता है, महावीर स्वामी का जन्म होता है। हालांकि जैन धर्म ज्यादा पुराना है बौद्ध से, क्योंकि बौद्ध धर्म का उदय तब होता है जब गौतम बुद्ध जो है उस धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन जैन धर्म में महावीर स्वामी का जब जन्म होता है तब जैन धर्म ज्यादा फैलता है, लेकिन वो 24वें थे, मतलब उसके पहले के 23 लोग शुरू से प्रचार कर रहे हैं। ऋग्वेद के समय से, ऋग्वेद में जानकारी मिलती है किसकी? ऋषभदेव की, जो पहले तीर्थंकर थे। तो वहां से लेकर 24 तक, ठीक है, वहां से लेकर कहां तक? 24 तक, ठीक है। चलो भाई, तो क्या बता रहा था मैं बौद्ध और जैन के बारे में? जैन धर्म जो है वो पुराना है, ठीक है, लेकिन दोनों ही धर्म को हम इस समय इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इस समय डिमांड भी था। ऋग्वैदिक काल में वेदों के ऊपर जो है आश्रित ज्यादा हो गए थे, ठीक है, वैदिक कर्मकांड बढ़ गए थे। इसी कारण जो है क्या हुआ, तो वैदिक कर्मकांड बढ़ने के कारण लोगों का वेदों में कई लोग जो है कंझट लगने लगा। हर चीज के लिए क्या करो, यज्ञ करो, ये करो, वो करो, ब्राह्मणवादी वर्चस्व बढ़ने लगा, ठीक है। और जो नीची जाति के लोग थे उन लोगों को ब्राह्मण लोग जो है एकदम तुच्छ वाला फीलिंग, समझ रहे हो, ये कराने लगे। तो इसी कारण उनको एक नए धर्म की जरूरत थी। डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, सीधी सी बात है। इससे पहले भी बहुत सारे धर्म आए लेकिन वो लोग पॉपुलर नहीं हो पाए। लेकिन इस समय जो डिमांड था उसी समय उसी तरह का धर्म जो है लोगों को मिल गया, जिसमें ना तो पूजा करने की जरूरत थी, ना तो मूर्ति का पूजा करो, ना अगरबत्ती जलाओ, समझ रहे हो, ना तो यज्ञ कराओ, ना तो टैक्स दो, ना तो फिर दक्षिणा दो। ये सारे सिस्टम नहीं थे, बताए। और ऐसे ही धर्म की जरूरत थी उस समय, ठीक है। इसीलिए बौद्ध और जैन धर्म का उस समय सबसे ज्यादा प्रसार होता है। और इसी समय 6वीं शताब्दी के विरोध आंदोलन के समय ही जो 16 महाजनपद थे उसमें से सबसे आगे निकलता है आपका मगध साम्राज्य, ठीक है। सबसे आगे निकलता है कौन? मगध साम्राज्य। ये है मगध साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, मतलब वर्तमान पटना। और ये जो क्षेत्र है यही आगे क्यों निकलता है इसका भी मतलब समझ लो। ये आगे इसलिए निकलता है क्योंकि उस समय चाहिए था लोगों को खाना, तो खाना तो गंगा यमुना के दोआब से मिल जा रहा था, लेकिन उसके बाद युद्ध करने के लिए चाहिए था लोहा, क्योंकि लोहे से ज्यादा लोगों को मारा जा सकता था। अब लकड़ी के तीर से कितने लोगों को मारेंगे, ठीक है, लोहा चाहिए ना भाई। लकड़ी जो है आर पार कैसे होगा, है ना भाई। और लोहा का तीर चलाएंगे तो आर पार होगा कि नहीं, तलवार चलाएंगे तो इंसान मरेगा कि नहीं। इसलिए चाहिए था लोहे के औजार, और लोहा उस समय मिलता था बिहार में, क्योंकि झारखंड बिहार में ही था, ठीक है। इसी कारण जो है मगध साम्राज्य जो है ये सबसे ज्यादा जो है शक्तिशाली हो गया, सिर्फ अपने खनिजों के कारण, ठीक है, लोहे के उत्पादन के कारण। और मगध साम्राज्य में कुल 6 वंश ने शासन किया, जिसमें सबसे पहले हर्यक वंश ने किया है। हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद सुंग, सुंग के बाद कर्ण। बहुत ही आसान कोड है, हसीन मासुका, ये इसका कोड है। ह से हर्यक है, सी से शिशुनाग है, न से नंद है, मा से मौर्य है, सु से सुंग है, क से कण्व वंश है। क्लियर? हसीन मासुका करके आप याद रख सकते हो, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंग और कण्व वंश, ठीक है। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंग और कण्व वंश, ठीक है। और यही मगध साम्राज्य को आपको ये 6 जो वंश है उसके बारे में पढ़ना होगा। हर्यक वंश में कौन कौन सा राजा हुआ, शिशुनाग में कौन सा हुआ, नंद में कौन सा हुआ। अब ये नंद वंश के बारे में जानते हो, इसका राजा था घनानंद, जिसको मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य मार के क्या करता है, मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, उसका बेटा अशोक के बारे में आप पढ़ते हो। उसके बाद सुंग और कण्व, ये दोनों ब्राह्मण वंश रहेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मगध साम्राज्य को पढ़ोगे, मतलब प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, वैदिक काल के बाद वैदिक काल के बाद ऋग्वैदिक काल। अरे वैदिक काल में तो ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक दोनों हैं। वैदिक काल के बाद क्या पढ़ेंगे,
छठवीं शताब्दी के विरोध आंदोलन मतलब बौद्ध और जैन धर्म, और उसी में हम क्या पढ़ेंगे 16 महाजनपद, और उस 16 महाजनपद के बाद क्या पढ़ेंगे मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है शुभम, ठीक है 16 महाजनपद पढ़ेंगे और 16 महाजनपद में मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा भारत जो है वो 3 भागों में टूट जाएगा, उत्तर दक्कन और सुदूर दक्षिण। कितने भागों में टूट जाएगा 3 भागों में टूट जाएगा। चलो एक बार आप ये भी देख लो, ये स्त्रोत है बताए, मतलब प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्त्रोत, साहित्यिक स्त्रोत मतलब इतिहास का अध्ययन जो करना है उसके स्त्रोत के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा और एप्लीकेशन में भी अपलोड है। देखो जब हम लोग इंडिया लेवल पे पढ़ते हैं ना तो ऐसे पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ते हैं सीधा। ठीक है उत्तर पाषाण काल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है पूरा मध्य और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप तुरंत कहां जाओगे सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। पाषाण काल के बाद आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है ये रहा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें आप ये सिंधु नदी दिख रही है, ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है इसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, खोदने से मिला है। ठीक है इसके बारे में पढ़ोगे। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, आप आ जाओगे सीधा वैदिक काल में। क्या पढ़ोगे वैदिक काल। वैदिक काल में आप देखोगे कि ये रहा आपका ऋग वैदिक काल और एक रहा आपका उत्तर वैदिक काल। दिख रहा होगा आपको, इधर हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए आर्य आए थे मध्य एशिया से और उन्होंने ही इस वैदिक काल की शुरुआत की थी। पहले सप्त सिंधु प्रदेश में थे, उसके बाद वो ट्रांसफर होकर किधर आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोबाब क्षेत्र में आ जाते हैं। 1500 से 1000 बीसी पढ़े हो इसका ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल का पढ़े हो 1000 से 600 बीसी। ठीक है तो ये आपको वैदिक काल के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे भाई, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ोगे। ठीक है क्या पढ़ोगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ोगे। ठीक है ये वैदिक काल में बहुत कुछ पढ़ना होगा, थोड़े मोड़े से काम नहीं चलेगा, है ना भाई। यहां पर देखो 6वीं शताब्दी के विरोध आंदोलन में आप बौद्ध धर्म और क्या पढ़ोगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ोगे। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म जो है यहीं पर होगा, एक मिनट। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, महावीर स्वामी कब जन्म लिए, कब मृत्यु हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, पुत्र का नाम, पुत्री का नाम, बचपन का नाम, कहां कहां इन्होंने उपदेश दिए, ये सारा चीज पढ़ोगे किसमें, इसमें। ठीक है इसके बाद इनकी जो रचनाएं थी वो सब पढ़ोगे आप आराम से। और उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, मगध साम्राज्य। ठीक है ये आपका आएगा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में आप देख रहे हो, आप हर्यक पढ़ोगे पहले। हर्यक में देखो बिंबिसार, अजातशत्रु के बाद उदयन। ठीक है और उसके बाद नागदशक, ऐसे राजा बनेंगे। और अभी मैंने आपको बताया हर्यक के बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य। मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ऐसे राजा बनेंगे। अभी सिर्फ फ्लो चार्ट समझो। ठीक है अभी क्या करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट, इसको पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है अशोक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा पड़ेगा, पूरा उसके अभिलेख पढ़ने होंगे, मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है उसके बाद आप देखो यहां पर कि हमारा भारत 3 भागों में टूट जाएगा। ठीक है क्योंकि जब तक मौर्य वंश का शासन था पूरा भारत एक आदमी चला रहा था भाई, एक राजा होता था और उसी के अंडर में पूरा भारत था। लेकिन मौर्य के बाद शुंग और कर्ण वंश जब आए तो वो लोग जो है उतने शक्तिशाली नहीं थे कि पूरे भारत को कंट्रोल कर सके, और इसी का फायदा छोटे राज्य लोग उठाएंगे, लोकल लोग उठाएंगे। तो ये उत्तर भारत में अलग कोई राजा राज कर रहा होगा, दक्षिण भारत में अलग, दक्कन में कोई और कर रहा होगा, सुदूर दक्षिण में मतलब नीचे के जो दक्षिण है उसमें कोई और कर रहा होगा। तो ऐसे ही आपको पढ़ना होगा उत्तर, दक्कन और सुदूर दक्षिण। उत्तर मतलब समझ रहे हो नॉर्थ इंडिया वाले एरिया में, बीच वाला मतलब दक्कन होगा और नीचे वाला होगा सुदूर दक्षिण। इसको समझना बहुत आसान है। देखो उत्तर भारत में हो जाते हैं विदेशी आक्रमण। क्या हो जाता है उत्तर भारत में, विदेशी आक्रमण। क्लियर। और वैसे ही विदेशी आक्रमण में 4 लोग आते हैं, इंडो ग्रीक, बोलो इंडो ग्रीक, पार्थियन, सिथियन, कुषाण। तो विदेशी आक्रमणकारी में 4 कौन कौन से, इंडो ग्रीक, पार्थियन, सिथियन, कुषाण। जब ये उत्तर भारत में शासन कर रहे होते हैं ना तो दक्षिण भारत में सातवाहन वंश, सातवाहन हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पढ़ते हैं, यही सातवाहन वंश है, दक्षिण भारत में ये शासन कर रहे हैं। और सुदूर दक्षिण में संगम युग चल रहा होता है। संगम मतलब चेर, चोल, पांडे।
ठीक है, चेर चोल पांडे। और ऐसे ही ये सीरीज ना आगे बढ़ता है। उत्तर में गुप्त आते हैं तो दक्कन में वकाटक आ जाते हैं, दक्षिण में पल्लव आ जाते हैं, सुदूर दक्षिण में। उत्तर में गुप्तों के बाद वर्धन आते हैं तो दक्कन में वातापी के चालुक्य आ जाते हैं, नीचे फिर पल्लव, पल्लव लास्ट तक चलेंगे उसके बाद, और लास्ट में फिर पल्लव को हटाकर चोल आ जाते हैं। इधर वर्धन वंश जैसे ही खत्म होता है तो प्रतिहार, पाल और दक्कन का राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हो जाता है, क्योंकि उस समय पाटलिपुत्र से हटकर राजधानी कन्नौज हो जाती है भारत की। मतलब कन्नौज पे जो शासन कर लिया, कन्नौज पे जो अधिकार कर लिया, राजा वही है भारत का। ठीक है, और कन्नौज राजधानी होती है हर्षवर्धन की। उसके मरने के बाद ये तीनों के ऊपर प्रतिहार, पाल, पाल बंगाल में है, प्रतिहार जो है ये राजपूत है, ये लोग राजस्थान की तरफ है। दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है, नीचे से राष्ट्रकूट दक्कन में है, नीचे से राष्ट्रकूट भी लड़ रहे हैं, तीनों लड़ रहे होते हैं। अब कल ढूंढ के आना पता है कि तीनों में से जीता कौन। ठीक है, और नीचे तो पल्लव आराम से चल रहे हैं नीचे। क्यों भाई, ये पल्लव लोगों को डिस्टर्ब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नीचे जाना तो ठीक था, कोई भी राजा नीचे जाके लड़के तो आ जाता था, लेकिन कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि बार बार पहाड़ को पार करके जाना, नदियों को पार करके जाना पड़ता था। ठीक है, इसीलिए नीचे को ज्यादा हर कोई राजा ध्यान देता नहीं था। ठीक है, मुगल जब आए तब उन्होंने साउथ को पूरा कोशिश किया हर तरह से कंट्रोल करने का, लेकिन औरंगजेब के बाद फिर से वो अलग ही हो जाता है। ठीक है, औरंगजेब ने कंट्रोल कर लिया था साउथ को पूरा। ठीक है, फिर प्रतिहार में ही क्या होता है, सारे राजपूत अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, सब जगह के राजपूत अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ग्वालियर के, नहीं वो तो मराठे थे, राजपूत ना, एक मिनट, अलग अलग राजपूत हैं पूरे, एक साथ पढ़ सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। राजपूत के बारे में सुने ही होंगे। देखिए ऐसे, जैसे अजमेर के चौहान, ठीक है, ये है अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, मालवा के परमार, बुंदेलखंड के चंदेल, और वैसे ही गुजरात के सोलंकी। तो ये सारे राजपूत जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और इसी का फिर फायदा उठेगा। क्यों? क्योंकि अंतिम कौन है भाई? तो अंतिम है राजपूत, और इन्हीं के अलग अलग होने का फायदा उठाएगा कौन भाई? बताओ कौन फायदा उठाएगा? देखो आप कहां पढ़ रहे थे, एक बार फिर से देख लो। आप पढ़े शुरू से इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, मगध, उसके बाद उत्तर, दक्कन, सुदूर दक्षिण के बाद क्या आ रहा है, और मध्यकालीन में फिर कौन आक्रमण कर रहे हैं? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, गोरी, इन लोगों को फायदा होगा, विदेशी आक्रमणकारी को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि राजपूत क्या हो गए भाई? बट गए। राजपूत क्या हो गए हैं? बट गए हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, और इसका फायदा विदेशी आक्रमणकारी उठाएंगे, और यहां से फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी जो फायदा उठाते हैं और उनके आने के बाद भारत की स्थिति बदल जाती है बिल्कुल। ठीक है, उनके आने के बाद हर चीज, सिस्टम, प्रशासन, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि शुरुआत होता है दिल्ली सल्तनत का, और दिल्ली सल्तनत में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये लोग राज करते हैं, और उसी में फिर तुगलक भी आता है, अलाउद्दीन खिलजी भी आता है। ठीक है ना, कल तो नाच रहे थे हु करके, होता है। हाथ पर दुख रहा है कि नहीं भाई? दुख रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो है दिल्ली सल्तनत चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्राचीन भारत के इतिहास में कितना पढ़ना है समझ में आ गया। अभी मध्य में बाद में जाएंगे। ठीक है, पहले प्राचीन कंप्लीट करेंगे, मध्य पढ़ाते समय जब मध्य चालू करूंगा ना, तब मध्य का फ्लो चार्ट बताऊंगा। अभी प्राचीन का फ्लो चार्ट समझ में आ गया। पाषाण काल पढ़ना है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, वैदिक काल पढ़ना है। देखो पाषाण काल को प्रागैतिहासिक कहेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक करेंगे, फिर वैदिक काल पढ़ोगे, फिर बौद्ध और जैन पढ़ोगे, महाजनपद पढ़ोगे, मगध पढ़ोगे, फिर उत्तर, दक्कन और दक्षिण में बांट दोगे, और बांट के पूरे इतने वंश पढ़ने होंगे। इतना पढ़ लिए मतलब प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट। अच्छा लगा कि नहीं? नहीं लगा सुन के? अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आओ फिर क्वेश्चन बनाते हैं, फिर चालू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लो भाई, ये है
सबसे पहले मानव का सदृश प्राणी जो प्राक मानव या होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ क्वेश्चन अलग है। होमोसेपियंस तो है ही नहीं ऑप्शन में। हाँ, यहां पर मामला कुछ अलग है भाई। ये पूछ रहा है कि जो उसी के रूप से प्रजाति रूप से भिन्न था, होमोसेपियंस से ही प्रजाति रूप से भिन्न था, वो कौन था इसमें से? ठीक है, याद रखना आप पिथेकैंथ्रोपस रूप में, है ना, पिथेकैंथ्रोपस रूप में। ये सब वो क्वेश्चन है ना कुछ कुछ जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि पाषाण काल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो जितना पढ़ा रहा उतना काफी है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका के बारे में पढ़े हो थोड़ा बहुत? हाँ, गुफाओं और शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हमारे यहाँ सिंघनपुर की गुफा है, वैसे इंडिया लेवल पे हम क्या पढ़ते हैं? भीमबेटका की गुफा। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? भीमबेटका। ठीक है, नेक्स्ट, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है, किस स्थल से? ये सब क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ना आपको, ताकि आप समझो कि अभी पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आएंगे ना। आज की नहीं, बुर्ज होम याद रखना। ठीक है, यहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। चलो, नवदा टोली, ये भी एक जगह है, पाषाणकालीन स्थल है, याद रखेंगे। इसका उत्खनन किसने किया? तो याद रखना HD सांकलिया। ठीक है, ये सब वो क्वेश्चन है जो आप सीधा दिमाग में सेट करो। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? तो ताम्र पाषाण काल था, जब लोग मरते थे तो घर के नीचे ही दफना देते थे, और फिर, है ना, तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफना देते कि पूर्व से पश्चिम की ओर? बाकी नीचे का तो दोनों में से कोई नहीं आएगा। ए और बी में क्या लग रहा है आपको? मारो। गलत लग रहा है फिर। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ठीक है, कैसा दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? याद रखना, चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को, है ना, तांबे के साथ पत्थरों का प्रयोग। गैरिक मृदभांड पात्र, है ना, मृदभांड पात्र का नामकरण कहां हुआ? हस्तिनापुर, अहिशस्त्र, नोह या लाल किला में? हस्तिनापुर आना चाहिए इसका आंसर। आप लोग बताओ क्या लोगे? जल्दी। गलत हो गया फिर से, मैं बता दिया हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में है इसमें से। तो आप मेहरगढ़ के बारे में पढ़े हो? बलूचिस्तान कहां आता है? पाकिस्तान। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़े। लो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर लो। आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट, चलो, किसकी खोज किसने की? अच्छा, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं, इसमें से कौन सा गलत है वो बता दो बस जल्दी, इसमें से कौन सा गलत है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। लोथल की खोज SR राव। ठीक है, सुत कोतड़ा, और धौलावीरा। BK थापर और BB लाल जो है वो तो कालीबंगा के खोज करता है, तो धौलावीरा। नहीं पढ़े हो? RS विस्ट याद नहीं आ रहा है?
ठीक है, तो ये गलत हो गया। बीके लाल और बीबी थापर कालीबंगा की खोज करता है। जगपति जोशी जो है सूतकतड़ा के खोज करता है, उत्खनन करता मतलब। वर्तमान में सिंधु घाटी का कौन सा स्थल इसमें से पाकिस्तान में है? जल्दी। आलमगीरपुर, ये तो यूपी में है। हड़प्पा है, आंसर क्या आएगा? हड़प्पा, यही पाकिस्तान में नहीं है। कौन सी नदी के तट पर है हड़प्पा? रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। अभी थ्योरी में पढ़ाऊंगा ये सब चीज को, ठीक है, पहले क्वेश्चन करा दे रहा हूं फिर थ्योरी में पढ़ाऊंगा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल स्नानागार की विशाल अन्नागार? अन्नागार। अब स्नानागार बड़ा कैसे हो सकता है? अन्नागार जो है वो बड़ा होगा ना, गोदाम, अनाज का गोदाम, और स्नानागार तो नीचे होगा, नहाने वाला, स्विमिंग पूल। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है इसमें से? कहां है भाई लोथल? कौन से नदी के तट पर है? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में लोथू को क्या कहते हैं भाई? भोकवा कहते हैं। क्या कहते हैं? भोकवा। उसी से याद रखना, लोथल मतलब भोगवा नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी इसमें से? प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, ग्रामीण खेती, जाति आधारित समाज। हाँ, हम सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों जानते हैं? क्यों जानते हैं? व्यवस्थित शहरी जीवन के लिए। जिस तरह से उन लोग सिस्टमैटिक तरीके से रहते थे, सड़कें समकोण पर काटती थी एक दूसरे को, ठीक है, समझ रहे हो ना, पक्की ईंटों के नाली हुआ करते थे, है ना, घर पक्की ईंटों के हुआ करते थे, गोदाम होता था, स्विमिंग पूल होता था। चलो, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? बता दो भाई। हड़प्पा कालीन स्थल जो रंगपुर है वो किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश, गुजरात या गुजरात? लोथल और रंगपुर में क्या कॉमन पॉइंट है? दोनों गुजरात में। और एक कॉमन पॉइंट बता दो, लोथल और रंगपुर दोनों। लोथल बंदरगाह है तो रंगपुर तो नहीं है ना, मैं कॉमन पॉइंट पूछ रहा हूं। दोनों में एक कॉमन पॉइंट जिसको हम लोथल और रंगपुर, एक कॉमन पॉइंट तो है कि दोनों गुजरात में। नदी के किनारे तो बहुत सारे हैं, लगभग सब नदी के किनारे ही बसते थे। आज भी देखो बड़े बड़े शहर नदी के किनारे हैं या समुद्र के किनारे हैं। क्यों? पीने का पानी। वो कॉमन पॉइंट कैसे होगा? कॉमन पॉइंट है धान की भूसी। धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं लोथल से भी और रंगपुर से भी। ये कॉमन पॉइंट है दोनों। आओ आओ, लेकिन ये लोग धान के बारे में जानते नहीं थे, तो धान की भूसी मिला कैसे? बाहर से आया होगा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। ठीक है, पशुपति, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहां से? चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं भारत में? जल्दी जल्दी आंसर लो। चांदी के आभूषणों का प्रयोग होता था, इसलिए चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं भारत में। ठीक है, चांदी के
प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में तांबा मिला, सोना मिला, चांदी मिला, क्या नहीं मिला है? अरे इतना फटाक से आंसर दे दिए, क्या बात है भाई। क्या नहीं मिला है? लोहा नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पापुरा स्थल कौन सा है इसमें से? मैं बता देता हूं, राखी गढ़ी, याद रखना, राखी गढ़ी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? अच्छा, हाँ, कैसे भाई? नृत्य करती हुई नर्तकी। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? मोहन, महान स्नानागार यहीं से मिला है ना? ठीक है, चलो 3 दिन लगेंगे मेरे को प्राचीन इतिहास कंप्लीट करने में। पढ़ा दूं 3 दिन में? हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? ठीक है, किसके उत्पादन में अग्रणी थे? कपास। ठीक है, याद रखना, कपास आंसर आएगा ना। ठीक, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ओके, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। पीडीएफ दूंगा ना, उसका क्या करना मैं बता रहा हूं। ठीक है, पीडीएफ दूंगा, उसको पढ़ के आना कर। ठीक है, तब तो कंप्लीट कराना जल्दी बनेगा। पूरा प्राचीन इतिहास का जो पीडीएफ दूंगा है ना, एप्लीकेशन में, ऑनलाइन वालों अपलोड है ना एप्लीकेशन में, तो वहां से ले सकते हो, और आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और उसमें प्राचीन इतिहास को पूरा पढ़ के आना कल। हाँ तो बोल रहे हो, सोच समझ लो, आ जाओगे पढ़ के? देख लो, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है इसमें से? सामवेद, क्योंकि उसी से इसमें लिया गया है पूरा, है ना, ऋग्वेद से ही लिया गया है। किसमें? सामवेद में लिया गया है। बोगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है भाई? बोगज कोई अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। पीडीएफ एप्लीकेशन के ऑनलाइन कोर्स में है। कोर्स में आप कंटेंट में क्लिक करोगे, मेरे नाम का फोल्डर दिखेगा। ठीक है, और मेरे नाम के फोल्डर में हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसमें डला हुआ है। ठीक है, बोगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? जल्दी बता दो, जल्दी से। क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं एवं देवियों के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है ना। ये अभिलेख कहां से मिला है? एशिया माइनर, मतलब टर्की, समझ रहे हो? तो वहां से प्राप्त अभिलेख में यहाँ के देवी देवताओं के नाम मिल रहे हैं, मतलब कुछ तो कनेक्शन था। ठीक है भाई, प्राचीन भारत में निष्क जो है क्या कह लेते थे भाई? निष्क और शतमान के बारे में पढ़े होगे। प्राचीन भारत में निष्क और शतमान किस नाम से जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? आंसर नहीं ले पा रहे हो? अब चाहिए आप लोगों को इलाज, और इलाज अब शुरू होगा होता है। आंसर ना ले पाने के कारण ही इलाज शुरू होता है, और इलाज होगा यहां से शुरू। देखो देखो, ये पुरातात्विक स्रोत है भारतीय अध्ययन के,
पुरातात्विक स्रोत में हम क्या क्या पढ़ते हैं? अभिलेख हो, स्मारक भवन हो, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मोहरें, ये सब। और जो साहित्यिक स्रोत है ये दो तरह के हैं। साहित्यिक स्रोत कितने तरह के होंगे? दो तरह के होंगे। एक होगा भारतीय साहित्य से जो भी हमको पता चलता है इतिहास के बारे में, भारतीय साहित्य से, और दूसरा विदेशी यात्रियों के विवरण से भी, क्योंकि विदेशी यात्री आते थे तो उनको जो दिखता था वो लिखते थे भारत के बारे में। ठीक है, तो उन दोनों के स्रोतों को मिलाकर ही हम जो आज का इतिहास पढ़ते हैं वो मिलता है भाई हमको। और भारतीय इतिहास में आप ये सब पढ़ोगे। धार्मिक साहित्य बहुत बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, इतना पहले इतना ही देखो। धार्मिक साहित्य पढ़ोगे, धर्म निरपेक्ष जो धर्म से हटकर था, और एक संगम साहित्य। संगम मतलब समझ रहे हो? संगम युग कहां चल रहा था? सुदूर दक्षिण में, केरल तमिलनाडु वाला एरिया जो है, सुदूर दक्षिण में संगम युग चल रहा था। तो वहां पे जो भी रचनाएं की गई वो संगम साहित्य कहलाएगा। जैसे तिरुकुरल, सिलप्पदिकारम, मणि मैखले, जीवक चिंतामणि। ठीक है, वैसे धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को बाद में देखेंगे क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होता है। उसके बाद बौद्ध लोग आएंगे, जैन लोग आएंगे, और इन दोनों से बच गए जो धर्म नहीं बना पाए वो लोग आएंगे। ठीक है, तो आप देखो ब्राह्मण साहित्य सबसे पहले पढ़ना होगा। ब्राह्मण साहित्य में ही आप क्या पढ़ते हो? सबसे पहले वेदों के बारे में पढ़ते हो। 4 प्रकार के वेद पढ़ने हैं आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैसे ब्राह्मण ग्रंथ में इतरामत, कौशिकी, गो, ऐसा करके ऐत्रेय, कौशिकी, गोपद। अरण्यक मतलब जो जंगल में लिखे गए हो, अरण्य मतलब जंगल होता है। तैत्रीय, मैत्राणी, ऐत्रेय, ये सब अरण्यक भी है, ब्राह्मण भी है, अरण्यक भी है। उपनिषद, छंदोग्य, कंठोप्य, वर्णाद्यक, ये सब। वेदांग जो वेदों के अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वैसे हर वेद का उपवेद भी है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। वैसे षड दर्शन पढ़े होगे आप, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, पूर्वी मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये सब पढ़ना होगा वैदिक काल में ना। वैसे ही महाकाव्य नहीं पढ़ना है आपको, रामायण महाभारत के बारे में, उसको इतिहास में जगह नहीं दिया गया है। ठीक है, तो रामायण महाभारत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। वैसे पुराणों के बारे में पढ़ना होगा, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्मृति पढ़ना होगा, मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सब ऋषि मुनियों का स्मृति है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ब्राह्मण ग्रंथ या बोल सकते हैं ब्राह्मण साहित्य से पढ़ना होगा। वैसे आप बौद्ध साहित्य में क्या पढ़ोगे? मतलब ये सब पढ़ना नहीं पड़ेगा, इनके बारे में पढ़ना होगा कि एग्जाम में आ जाएगी। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक है। इसके अलावा मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित्र, दिव्यावदान, ये कौन से धर्म की रचना है? तो ये याद रखना जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्या है वो समझना जरूरी है। वैसे ही परिशिष्ट, पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये कौन सा साहित्य है भाई? जैन साहित्य है। ये समझना जरूरी है, एग्जाम में पूछ लेगा अचानक से कि ये परिशिष्ट पर्वन किस धर्म की रचना है। बस मामला गोल वहीं। किसी को लगेगा ब्राह्मण हो सकता है, किसी को लगेगा बौद्ध हो सकता है, किसी को लगेगा जैन हो सकता है, किसी को लगेगा इनमें से, यहीं पर मामला जो है फंस जाता है। ठीक है, तो ये आप कर लेना, याद करना पड़ेगा ना। धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य में देखो इतने सारे हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन राजनीति पर आधारित पुस्तक है, बड़ा ट्विस्ट। वैसे कल्हड़ की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास की तो बहुत सारी रचना पढ़नी है। यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम बचपन में पढ़े हो, मालविकाग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र की कहानी, रघुवंशम और मेघदूत। आप सूर्यवंशम ज्यादा देखे होगे सोनी टीवी में, नहीं देखे हो? कितने बार देख चुके हो भाई? कई बार देख चुके हो। और देखते हो क्या? अब नहीं देखते हो ना, थक गए देख देख के। बस ये बाण भट्ट का हर्ष चरित्र और कादंबरी, तो ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य होंगे। संगम साहित्य के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। उसके बाद आ जाएगा विदेशी यात्रियों के विवरण। जैसे यूनान और रोम के जो लेखक थे वो थे मेगास्थनीज, टॉलेमी,
हेरोडोटस, नियार्कस, एरिस्टोबुलस। ठीक है, वैसे चीनी लेखक में आप जानते हो फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, इन लोग आए थे कि नहीं? फाहियान किसके काल में आया था? किसके काल में आया था फाहियान? ये तो हर्षवर्धन के काल में आया था। ये किसके काल में आया था बताओ? ये सब चीनी लेखक हैं। अरबी लेखक में अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता, ये सब अरबी लेखक होंगे। हाँ, इब्न बतूता बोलने में अच्छा लग रहा है, याद करने में मजा आ जाएगा। रहला है उसकी पुस्तक का नाम, किताबुल रहला। ठीक है, इतना सब पढ़ना होगा सर। हाँ, मेरे को पता है, जब मैं पढ़ाना चालू करता हूं तो लोग भाग जाते हैं, बताएं, क्योंकि सच्चाई पता चल जाती है ना, बात ये है। बताएं, तो मेगास्थनीज, टॉलेमी, हेरोडोटस, नियार्कस और अरिस्टोबुलस ये यूनान के लेखक हैं। पूछ भी सकता है इसमें से यूनानी लेखक कौन सा है? छठो, समझ रहे हो? हाँ, अब बोलो। अभी तो शुरुआत कर रहा हूं, बताए, और आज रात में पढ़ के आना है कल। अभी तो हाँ बोल रहे थे सबके सब, एकदम जोश में होते। जय माता दी बोलो, तय हो जाएगा सब। यहाँ पर फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आया था, और वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, हमारे यहाँ महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में आया था। तो ये हो गया इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है, इसके बाद ये आपका प्राग ऐतिहासिक काल चालू हो जाएगा, जिसमें आप पाषाण काल में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण पढ़ोगे। पूरा पाषाण का मतलब बड़े पत्थरों के औजार का प्रयोग, मतलब मेगालिथिक टूल। मतलब बताया ना, ऐसे आदि मानव ऐसे पकड़ा हुआ है पत्थर को, और जानवर आएगा तो उसको ऐसे मारेगा और उसके बाद उसको अपना भोजन बनाएगा, समझ रहे हो, शिकार करेगा। लेकिन वही मध्य पाषाण काल में क्या होता है, माइक्रोलिथिक टूल का प्रयोग होने लगता है। अब उसको थोड़ा सा दिमाग चल गया है ना, मेंटोस का गोली खा लिया है वो, होता है उसको पता है कि इतना देर तक बोए रहने से हाथ दुख जा रहा है भाई, जितना का खा नहीं रहा उतना से ज्यादा ताकत लगाना पड़ जा रहा है। तो अब वो क्या करेगा, पत्थर को हाथ में पकड़ेगा और जानवर आएगा तो उसको फेंक के मारेगा, बताए, समझ गए? तो ये होगा माइक्रोलिथिक टूल। इसी को पूछता है कि इसका आविष्कार कौन से युग में हुआ। और फिर मिश्रित औजार नव पाषाण युग में। अब बोलेगा कि पत्थर भी भारी है यार, एक काम करता हूँ, लकड़ी बनाता हूँ और उसमें पत्थर को बांधता हूँ, अब कोई आएगा तो भाला टाइप फेंक के मारूंगा, समझ रहे हो? तो ज्यादा दूर तक जाएगा नहीं जाएगा, बस इसीलिए। और मध्य पाषाण काल में ही आग का प्रयोग शुरू हो गया था ना। ठीक है, अब इसमें पूछता क्या है, तो पूछता ये है, ये पूरा पाषाण है, ये मध्य है, ये नव है, याद रहेगा। देखो पूछता क्या है, पूछता यह है कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, मतलब पूरा पाषाणकालीन स्थल कहां कहां से मिले हैं। तो पंजाब के सोहन नदी से सबसे प्राचीनतम हस्तकुंठार मिला है। ये हाथ वाला, इसे मारेंगे दौड़ा के, बताएं, दौड़ा के मारेंगे वाला, समझ रहे हो? तो प्राचीनतम हस्तकुंठार, मेरे को आदि मानव मत समझ लेना भाई, ठीक है, मेरे को इमेजिन मत करना आदि मानव जैसे अभी, ठीक है। हस्तकुंठार मतलब इस तरह का कुछ पत्थर होगा और यहाँ पे पकड़ने का होगा, और पकड़ के फिर ऐसे पकड़ के ऐसे गदा टाइप का है ना, और ऐसे घूमते रहेंगे, कोई भी जानवर दिखा दौड़ो रे, समझ रहे हो? तभी तो पेट भरेगा। और जंगल का एक ही नियम है, पता है, जो शक्तिशाली है वो जिंदा रहेगा, समझ रहे हो? हाँ, तो खाद्य वाला पढ़ते नहीं है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? फिर भी ये ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि मुर्गा मटन नहीं खाना चाहिए, है ना? तो मुर्गा मटन खाना चाहिए कि नहीं? नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। चलो ठीक है, अपनी अपनी राय है, पर जंगल का नियम तो यही बोलता है, जो मारेगा वो बचेगा, वो जिंदा रहेगा भाई, नहीं तो शेर जिंदा कैसे रहेगा, समझ रहे हो ना? इस समय संग्रह कर व्यवस्था थी, है ना, संग्रह करके रखते थे और फिर खाते थे, इस तरह में भी संग्राहक थी। लेकिन नव पाषाण में कृषि का विकास हो गया। नव पाषाण ही क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसी समय कृषि का विकास हुआ। इसको मध्य पाषाण ही क्यों बोलते हैं, माइक्रोलिथिक टूल और आग के औजार के कारण। ठीक है, और वैसे ही आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ इस तरह से कि पूरा पाषाणकालीन स्थल बताइए, तो सबसे पहले भीमबेटका याद रखना, मध्य प्रदेश भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश। और वैसे छत्तीसगढ़ में पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन सा है, सिंगनपुर, रायगढ़। वैसे मध्य पाषाणकालीन वो पूरा पाषाण है,
मध्य पाषाणकालीन में आवास के साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं, मध्य प्रदेश का, और पशुपालन के साक्ष्य भी आदमगढ़ के साथ साथ राजस्थान के बागौर से भी मिला है, और उत्तर प्रदेश के सराय नहार से भी मिला है, और हमारे यहाँ मध्य पाषाणकालीन स्थल आप जानते हो कौन सा है, कबरा पहाड़। इसके अलावा मध्य पाषाणकालीन में हड्डी के उपकरण भी मिले हैं, कि हड्डी के भी क्या बना लेते थे उन लोग, औजार बना लेते थे, क्योंकि हड्डी भी मजबूत है। ठीक है भाई, अब जानवर को मारे, उसको खाए, तो उसका हड्डी बच गया ना। अब हड्डी से एक दूसरे को मार के देखेंगे, अरे हमको लग रहा है तो फिर जानवर को भी लगेगा। ठीक है, उसको घिस घिस के मस्त चोखी बना लेते होंगे, मारेंगे एक ही बार गुब जाएगा, बिल्कुल समझ रहे हो। हाँ, तो ये हो गया आपका कबरा पहाड़। हड्डी के उपकरण भी मध्य पाषाणकालीन में याद रखना, ये महदहा भी याद रहेगा, म से मध्य पाषाण और म से महदहा। अब यार नव पाषाण काल में कृषि का ही शुरुआत हुआ था, सीधी सी बात है। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, लहुरा देव से। ऑप्शन में नहीं है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, कोल्डीवा यूपी। क्रम से लिखा हुआ है बिल्कुल, तुरंत बोलो। पहला लहुरा देव, दूसरा मेहरगढ़ कहां है, बलूचिस्तान में, उसके बाद कोल्डीवा यूपी, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ में नव पाषाणकालीन स्थल अर्जुनी और टेरम, है ना। तो धान की खेती के प्रथम साक्ष्य जो है ये भी नव पाषाण काल से ही मिले हैं। तो इसके पहले क्या था, तो इसके पहले जौ था। प्राग ऐतिहासिक काल का टॉपिक अभी खत्म हो जाएगा, बस कुछ पॉइंट और पढ़ने हैं। जैसे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ना, उसका नाम बदलकर अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये कहां है भाई, तो एग्जाम में अगर पूछ ले, भोपाल मध्य प्रदेश में है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। क्या है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। और भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है, जिसकी खोज 1982 में की गई थी, है ना। सर्वप्रथम साक्ष्य मानव का। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था भाई, जौ था। जौ के बाद गेहूं, गेहूं के बाद चावल, और चावल जो है इसकी खोज जो है कब हुई, नव पाषाण काल। ठीक है, याद रहेगा। तो पहला अनाज मानव ने क्या प्रयोग किया था, जौ। जौ के बाद गेहूं, गेहूं के बाद चावल, याद रहेगा। ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं, नवदा टोली का संकलन, एच.डी. सांकलिया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले, ये भी पढ़ लिया हम। लहुरा देव, मेहरगढ़, कोल्डीवा, तीनों क्रम से याद रखना। तीनों में अगर पहला ऑप्शन नहीं है तो दूसरा आंसर लो, पहला दूसरा नहीं है तो तीसरा आंसर लो। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यही तो खोजने का काम करता है। तो ये कौन से मंत्रालय में आता है, तो ये कौन से मंत्रालय में आता है, संस्कृति मंत्रालय में आता है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, यही क्या करता है, खोजने का काम करता है, और हमारा कंटेंट बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये लोग जो जो खोजते हैं सब हमारा बढ़ता है भाई। और सिंधु घाटी सभ्यता को भी इन्होंने खोज के जो है बढ़ा दिया, इतना ही पढ़ना पड़ता। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में संगनकल्लू, ये पढ़ लेना भाई। संगनकल्लू ये क्या है, नव पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है, जहां से राख के टीले मिले। क्या मिले हैं, राख के टीले मिले। तो पूछेगा कि राख के टीले कहां से मिले हैं, तो आप आंसर मार सकते हो राखी गढ़ी, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राख के टीले कहां से मिले हैं, संगनकल्लू से मिले हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है। सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से मिले हैं, तो लेखहिया। बोलो, सर्वाधिक मानव कंकाल लेखहिया। ठीक है, सर्वाधिक मानव कंकाल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, सॉरी प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, कनिंघम के बारे में पढ़ोगे आप लोग आराम से, बिल्कुल डिटेल। ठीक है, और फिर हमारा चालू हो जाता है क्या, आधे ऐतिहासिक काल पढ़ोगे कि पहले कुछ क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन वो निष्क शतमान तो आया ही नहीं। ये देखो भाई, निष्क शतमान वैदिक काल में पढ़ोगे आप,
कहां पढ़ोगे? वैदिक काल। ये देखो, एक तरफ ऋग वैदिक काल है और एक तरफ उत्तर वैदिक काल है। इस तरफ ऋग वैदिक है और इस तरफ उत्तर वैदिक है। तो ऋग वैदिक काल में निष्क जो है वो स्वर्ण आभूषण हुआ करते थे और शतमान जो है चांदी की मुद्रा हुआ करती थी। उत्तर वैदिक काल के आते आते तक निष्क स्वर्ण मुद्रा हो गया, क्योंकि अभी तक आभूषण था ये, अब मुद्रा में बदल गया बताए, क्योंकि वैल्यू ज्यादा हो गया। शतमान चांदी की मुद्रा थी वैदिक काल में भी, ऋग वैदिक में भी और उत्तर वैदिक में। ठीक है, तो निष्क और शतमान के बारे में क्लियर रहेंगे। वैदिक काल में दो पार्ट पढ़े हम, एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक। तो ऋग वैदिक काल में निष्क जो है वो स्वर्ण आभूषण हुआ करते थे, शतमान जो है वो चांदी की मुद्रा थी। और वैसे ही उत्तर वैदिक काल में निष्क जो स्वर्ण आभूषण से क्या हो गया, अब गले में पहनने की जगह पे ये क्या हो गया भाई, मुद्रा हो गया। ले भाई, समझ रहे हो? क्लियर है? पढ़ेंगे, उसको ही पढ़ेंगे आराम से। अब बताओ आंसर इसका, क्वेश्चन आपके सामने बन गया। निष्क क्या था? स्वर्ण आभूषण। टेंशन खत्म, यहां से क्वेश्चन बन गया। चलो भाई, ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से जाना गया है, मतलब पवित्र नदी? सरस्वती। ठीक है, वेरी गुड। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। आंसर क्या आएगा? बी आएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान किससे होता है? बताओ, यज्ञ संबंधी विधि विधान कहां से पता चलते हैं? यजुर्वेद। कैसे उल्टा पुल्टा आंसर लेते हो भाई? यजुर्वेद नाम से ही स्पष्ट है, यज्ञ। संगीत सामवेद। ठीक है, चलो भाई। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता, यम नचिकेता संवाद किसमें है? यम और नचिकेता के बीच का जो संवाद है ना, वो किसमें है पूछ रहा है आप। यम नचिकेता संवाद बात किससे करेंगे? कंठ से। याद रखना, कंठोपनिषद। ठीक है, क्या याद रखेंगे? कंठोपनिषद। ये सब में जितना आप क्वेश्चन बना लोगे ना, उतना आपको याद रहेगा, क्योंकि ये सब याद करने में ना हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लो डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। पुरुष में यज्ञ का उल्लेख किस ग्रंथ में है? कृष्ण में, शुक्ल में, शतपथ या पंचविश? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, और वो नीला गोली रखे हो, नीला गोली लूसेंट का दिखाओ। तो लूसेंट का नीला गोली अब बड़ा हो गया है, पहले ये छोटा सा आता था, है ना? इसी से पढ़ना होगा। ठीक है, इसका सेल बढ़ जाएगा। इसको कमीशन देना चाहिए मेरे को, नहीं? तो इसी से जो है जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो। और हाँ, अंडरलाइन करना चालू कर दिए हो ना? ठीक है, ठीक है। निष्क और शतमान के बारे में भी इसमें होगा, लेकिन पढ़े रहोगे तब तो मिलेगा ना, बिना पढ़े कैसे मिल जाएगा? लो, पर इस नीला गोली को खत्म करना इतना आसान नहीं। ठीक है, लेकिन जो खत्म कर लेगा उसके लिए एग्जाम निकालना जरूर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी पढ़ना चालू कर दो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले एक बुक खत्म करो, क्योंकि उसमें इंडिया जीके का लगभग सब कुछ दिया हुआ है।
ठीक है, मतलब इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था सब है, पूरा पढ़ लो। कुछ डाटा बदलना होगा उसको वहीं पेंसिल से बदल लेना, भूगोल में भी बदलना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में बदलना पड़ सकता है, विज्ञान सब है, सब पढ़ लो, कंप्यूटर भी है, सब पढ़ लो, है ना। अभी नया जो बुक आया उसमें डेटा अपडेट कर दिया है, बुक भी बड़ा हो गया ना, कंटेंट बढ़ गए हैं उसके। पहले उस बुक को कंप्लीट करो, तब फिर इंडिया जीके का अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग बुक लेना होता है। पहले एक बुक कंप्लीट करना जरूरी है। अब है हिम्मत, या क्या बोल सकते हैं, हाँ क्या बोल रहा था मैं, नीला गोली के बारे में बात चल रही थी। तो ये नीला गोली जो है आपको सफलता दिला सकता है भाई, लेकिन इसको पढ़ने के लिए हिम्मत, जोश, मोटिवेशन सब चाहिए होगा, बताए, ठीक है। और सबसे पहला अपने अंदर जो है एक चीज जो चाहिए वो है कि मेरे को एग्जाम निकालना ही है, तभी आप इस बुक को पलटना, नहीं तो मत पलटना, बताए। नहीं तो वो उस जोश के साथ नहीं पढ़ोगे ना तो बंद कर दोगे, बताए, नींद आने लगेगा, प्यास लगने लगेगा, भूख लगने लगेगा। इस बुक के साथ बहुत दिक्कत है, बताए। किसी को भूख नहीं लगता होगा तो ये बुक पढ़ के देखो, भूख लगने लग जाएगा। नींद नहीं आता होगा, बहुत लोग बोलते नहीं रात को नींद नहीं आता है, ले पढ़ के देख पहले कैसे नींद नहीं आएगा, बताए, 15 मिनट के अंदर नींद आएगा, बताए। मैथ्स का भी वही रूल है, जब तक मैथ्स बन रहा है तब तक नींद नहीं आएगा, जैसे एक क्वेश्चन में फंसे फ्लैट। मेरे को तो अच्छे से याद है, बताए, जब इस बुक को मैं पढ़ता था, अब 10 साल हो गए यार, कभी ऐसे करके पढ़ते रहता था, बताए, जहां से समझ में आना बंद, मुंह बुक पे गिरता था, सॉरी बुक मुंह पे गिरता था, बताए, तुरंत नींद खुल जाता था, बताए, फिर पलटना चालू होता है। अब क्या बैठे बैठे नहीं पढ़ सकते ना भाई, तो सिटिंग लेना होता है, बताए, कि 3 घंटे बैठ के पढ़ लिए पहले, फिर 3 घंटे थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा और थोड़ा लेट के पढ़े, है ना, और फिर 3 घंटे पूरा ही लेट के पढ़े, उसी में सो जाते हैं, बताए। और पेट के बल लेट कर भी पढ़ना पड़ता है 1-2 घंटे ऐसा करके, तो ऐसे, हाँ तो ऐसे सिटिंग लेना पड़ता है, बताए, अलग अलग पोजीशन में, तब हम ज्यादा पढ़ पाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़े। तो पुरुष में एक यज्ञ की हम बात करें तो इसका उल्लेख जो है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। किसमें है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? जल्दी से बता दो, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? आसान क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन नहीं होगा आपके लिए। गाय, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गाय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष, देखो मोक्ष के 2 ही रास्ते हैं, एक मरना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा इसमें, एक तो मरना पड़ेगा और दूसरा इसमें है उपनिषद, ठीक है, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, उपनिषद, ठीक है, क्लियर। तो मोक्ष प्राप्ति के 2 ही रास्ते हैं, या तो ज्ञान अर्जन, ज्ञान के रास्ते से, या तो मरना पड़ेगा, वो तो कोई अपनाएगा नहीं, तो फिर दूसरा ऑप्शन कुछ और चाहिए ना, तो दूसरा रास्ता है भक्ति, पूजा पाठ। तो आप लोग पूजा पाठ के थ्रू मोक्ष पाओगे कि पढ़ लिख कर मोक्ष पाओगे? भाई पढ़ लिख कर मोक्ष पाओगे? दोनों नहीं, कभी भी इंसान 2 नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए इंसान को। हर वो इंसान डूबा है जिसने 2 नाव पे पैर रखा है, ठीक है, इसलिए एक नाव पे पैर रखना चाहिए। और यही चीज कंपटीशन लाइन में आकर हम नहीं डिसाइड नहीं कर पाते हैं, है ना। हमको जो है लगता है कि नहीं, हमको शिक्षक भर्ती भी दिला लेना चाहिए, हमको पीएससी भी दिला लेना चाहिए, हमको यूपीएससी भी दिला लेना चाहिए। दिला तो लेबे सब ला, लेकिन निकालबे काला काला है ना भाई। तो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीएससी हो, चाहे व्यापम हो, ठीक है, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको जाना किधर है। जो जितना जल्दी डिसाइड कर लेगा वो उतना जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा, जो जितना लेट करेगा वो उतना भटकेगा।
सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ था? नहीं ऋग्वेद ही है, ऋग्वेद ही है आंसर। ठीक है, क्या है? ऋग्वेद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध और जैन धर्म पहुंच गए भाई आप। अब बताओ, थोड़ा बहुत पढ़े हो बौद्ध जैन के बारे में? हाँ, तब तो आंसर ले लोगे फिर। आइए, स्वागत है आपका बौद्ध और जैन धर्म के टॉपिक में। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्माण किस दिन प्राप्त हुआ था उनको? तो जन्म भी उसी दिन हुआ था, निर्माण की मतलब ज्ञान की प्राप्ति भी उनको उसी दिन हुई थी। वैशाख पूर्णिमा। आंसर क्या है? वैशाख पूर्णिमा, याद रखेंगे, वैशाख पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गौतम बुद्ध किस वंश से थे? जल्दी। तो महावीर स्वामी किसमें थे? शाक्य मुनि कहा जाता है गौतम बुद्ध को। क्या कहा जाता है गौतम बुद्ध को? शाक्य मुनि। अब ले लोगे आंसर, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? उस अंतिम व्यक्ति का नाम बताइए जिसे गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी, मतलब गौतम बुद्ध से शिक्षा पाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। सुभद्र, याद रखेंगे, ऑप्शन क्या आएगा? सुभद्र इसका आंसर आएगा। क्लियर मामला? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? जय माता दी। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना मतलब ये कहां से आएगा? धर्म चक्र प्रवर्तन का विषय वस्तु है ये अष्टांगिक मार्ग, है ना। तो गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए थे कि नहीं? आओ तो बोल दो यार। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य है, कौन कौन सा? पहला सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक के बाद विनय पिटक, विनय पिटक के बाद अभिधम्म पिटक। ठीक है, चलो भाई। अलार कलाम कौन थे? हमला क्या पता, ऐसे चल रहा है मन में। वो उसके गुरु थे, वो उसके गुरु थे। ठीक है, ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। आसान है क्वेश्चन आपके लिए। गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? आजा काला शोक। तो आजा से अजातशत्रु आएगा ना, फिर काला, फिर शोक, शोक से अशोक और कनिष्क, यही तो कोड है ना। देखो बौद्ध संगीतियां कितनी हुई है टोटल? पढ़े हो कि नहीं? हाँ या ना बोलोगे कुछ? पढ़े होगे? आजा, काला, शोक, अजातशत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है ना, तो ये दोनों अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग, तो आप जानते हो नालंदा यूनिवर्सिटी किसके काल में इसकी स्थापना की गई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल? बता दो। एकदम आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत मार पड़ेगा पता है इसका आंसर नहीं बताओगे तो। सही बता रहा हूं, होता है बहुत ही मार पड़ेगा होता है। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त कौन से काल का होगा? गुप्त काल का होगा, है ना। कुमारगुप्त
गुप्त काल का होगा, सीधी सी बात है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताओ। नागार्जुन, नागार्जुन, आपको भी नागार्जुन बनना है। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? जैन धर्म अहिंसा, कीड़े को भी नहीं मारेंगे हम, अहिंसा। पैसा संग्रह नहीं करेंगे हम, पर अभी सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं के पास है। पैसा संग्रह नहीं करेंगे बोल के अपने धर्म के लोगों से जमा करवा लिए, फिर खुद ही अमीर हो गए। सब राजनीति है, होता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? किसी को पूर्ण ज्ञान मिल गया, जैसे आपको पूर्ण ज्ञान मिल जाए तो आपके लिए क्या शब्द होगा? सरकारी नौकरी, ठीक है। और इनके लिए पूर्ण ज्ञान होता था कैवल्य। पूर्ण ज्ञान मिल गया मतलब क्या मिल गया? कैवल्य की प्राप्ति हो गई। किसी को पूर्ण ज्ञान मिल गया मतलब कैवल्य की प्राप्ति हो गई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य मुनि तो गौतम बुद्ध थे, आप महावीर स्वामी के बारे में पढ़ रहे हो। उस समय आपको हिंट भी किया था मैं, जब कोई यात्रिक बोला तो मैं हिंट नहीं किया, तो महावीर स्वामी किसका है फिर? नहीं बोला था, उसी समय समझ जाना था। यात्रिक कुल, ठीक है, यात्रिक कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। महाजनपद निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इसमें से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ोगे तो महाजनपद के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा। अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र। बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी मिलती, ठीक है। 16 महाजनपद, और फिर वो 16 महाजनपद पढ़ने भी होंगे ना, और उसकी राजधानी भी याद करना होगा। उसी में से एक चेदी महाजनपद था जो बाद में छत्तीसगढ़ बन गया, समझ रहे हो। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? मगध साम्राज्य ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। पढ़े इसके बारे में, हर्यक वंश से शुरू होता है ना। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी, महाभारत देखो, महाभारत कोरोना में चल रहा था, है? कोरोना में नहीं पढ़े हो? तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। ये लोग इंद्रप्रस्थ आंसर बोल रहे हैं, पता है। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र में। कैसे गलत बता रहे हो भाई? इधर गूगल भी सही बता रहा है, पता है। अहिच्छत्र के बारे में पता नहीं था, इसीलिए तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। बाद में बना ना। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? है ना, तो अजातशत्रु के लिए कहा जाता है। किसने क्या किया था? बिंबिसार की हत्या कर दी थी ताकि ये राजा बन सके, और उसके बाद इसकी हत्या इसका बेटा कर देता ताकि वो राजा बन सके। इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता। और इसके पास रथभूषल, शिलाकंटक ऐसे हथियार थे भाई अजातशत्रु के पास।
वो रथ मुसल और शिलाकंटक आप देखे होंगे बाहुबली मूवी में, युद्ध के समय। विश्व का पहला गणतंत्र, याद रखना, विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा? वैशाली। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था वो क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन विश्व का पहला गणतंत्र किसको बोलते हैं हम? वैशाली। ये भी याद रखना। लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी। क्योंकि मौर्य, नंद और गुप्त ये सब आप कहां पढ़े हो? मगध में पढ़े हो। गुप्त भी पाटलिपुत्र से ही शासन करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो पहले जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती जो है उसका नगर विन्यास पूछा है आपसे कि प्राचीन समय में श्रावस्ती जो है वो किस आकार का था? ये था अर्धचंद्राकार। याद रखेंगे, आंसर क्या आएगा? अर्धचंद्राकार। ठीक है, आंसर आएगा अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? मतलब किसने मालवा को जीता? तो मालवा को जीता था शिशुनाग ने। ये भी मगध का एक राजा था। अब आज पीडीएफ मिलेगा तो पढ़ के आओगे कि नहीं? जहां तक क्वेश्चन करा रहा हूं वहां तक पढ़ लेना। ठीक है, मगध का सम्राट जो अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता था, सर्व छत्रांतक, एकराट, अपरोप परशुराम, महापद्मनंद को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? महापद्मनंद को कहा जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? इसमें से कौन सा गणतंत्र नहीं था? प्रारंभिक रूप से कौन गणतंत्र नहीं था? याद है, ये गणतंत्र नहीं था। टेक्सवी था, शाक्य भी था, कपिल वस्तु था। मतलब मगध की राजधानी कौन सी थी? तो पहले जो मगध की राजधानी थी वो गिरिव्रज थी, उससे राजगृह हुआ और उसके बाद हुआ पाटलिपुत्र। सब आसपास है। ठीक है, पहले गिरिव्रज मगध की राजधानी थी, फिर राजगृह हुआ, फिर पाटलिपुत्र हुआ, है ना? हाँ, पाटलिपुत्र को ही पटना बोलते हैं। राजा खारवेल के बारे में पढ़ना होता है, चेदी वंश का। कहां से संबंधित थे राजा खारवेल? कलिंग। आंसर क्या आएगा? कलिंग आएगा। राजा खारवेल, इसका एक अभिलेख पूछता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख एग्जाम में आता है। राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और राजा खारवेल चेदी वंश के राजा थे और इनका संबंध कहां से था? कलिंग वाले क्षेत्र से था। कौन से क्षेत्र से था भाई? कलिंग क्षेत्र से था। राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, शिशुनाग वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। शिशुनाग वंश का उस शासक का नाम बताओ जिसके समय में दूसरा बौद्ध संगीति किया गया था। सम्मेलन, संगीति मतलब सम्मेलन। तो दूसरा कालाशोक के समय हुआ था, और कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश का शासक था। आजा कालाशोक अभी पढ़े? पढ़े आजा कालाशोक? आजा मतलब अजात शत्रु पहला, काला, कालाशोक दूसरा, अशोक तीसरा, और क से कनिष्क चौथा। तो यहां पर तो ये ढूंढने की जरूरत ही नहीं है कि शिशुनाग वंश का राजा कौन सा है इसमें से। बस ये काफी था कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? कालाशोक। यहां से इस क्वेश्चन से पता भी चल गया आपको कि शिशुनाग वंश का शासक था ये। कालाशोक जो है किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का शासक था। नेक्स्ट, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था इसमें?
अस्मक, याद रखना, अस्मक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था और ये दक्षिण में था, मतलब 16 महाजनपद थे ना, उसमें से दक्षिण वाला कौन सा है, तो यही। सब महाजनपद उत्तर में थे, एक दक्षिण में था, यही था अस्मक, गोदावरी नदी के तट पर। अस्मक मतलब गोदावरी नदी के तट पर। 16 महाजनपद पढ़ने, धीरे धीरे कवर हो रहा है। कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवंतिका, तो अवंतिका जो है वो मालवा के पठार में, कहां था? मालवा का पठार। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में है? प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में है? सीतापुर, ठीक है, याद रखना, सीतापुर। आ गया भाई मौर्य साम्राज्य। अब बताओ, करना है मौर्य का क्वेश्चन? मौर्य पढ़ने के लिए पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना होगा, उसके बाद वैदिक पढ़ना होगा, वैदिक के पढ़ने के बाद आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ने के बाद 16 महाजनपद, और उसके बाद मगध पढ़ोगे, और मगध में भी फिर मौर्य पढ़ोगे, तब जाके यहां पर पहुंचोगे। तो थ्योरी पढ़ा दूं मौर्य तक, बताओ अभी, ये अभी मौर्य तक पढ़ना पड़ेगा भाई, अब बीच का छोड़ के तो नहीं पढ़ सकते। सिलेबस तो समझ में आ गया है ना? बस हाँ, तैयारी करके आओगे, लिख लेना, लिखे इन लोग, लिख लेना सिलेबस। ये तो सब लोग लिख लिया है सिलेबस को, लिख लिया हो ना भाई? नहीं लिखे सिलेबस? शुरुआत में बोला था लिख लो, सिलेबस नहीं लिखे हो? इस सिलेबस की बात चल रही है भाई, ये सिलेबस नहीं लिखे हो। अभी देखो, मौर्य पढ़ने के लिए आपको, मौर्य पढ़ने के लिए आपको, समझ रहे हो ना, अभी प्राग ऐतिहासिक तो पढ़ा दिया आपको, ये और उतना सारा पढ़ने के बाद मौर्य पढ़ोगे, तब जाकर मौर्य पहुंचोगे ना। हाँ, ये सिलेबस लिखे हो ना अभी, और फिर ये उत्तर दक्कन और सुदूर दक्षिण वाला लिखे हो सिलेबस। विदेशी के बाद, विदेशी जब उत्तर में शासन कर रहे हैं तो सातवाहन दक्कन में और संगम युग सुदूर दक्षिण में चल रहा है, ये वाला बताया था, उसको नहीं लिखे हो? तो क्या कर रहे थे भाई, बता। थ्योरी पढ़े बिना एमसीक्यू करोगे तो मामला गड़बड़ होगा कि नहीं, बताओ? तो थ्योरी पढ़ना चाहिए कि नहीं हमको? जब विदेशियों को हटाकर गुप्त शासन करते हैं उत्तर में, तो दक्षिण में वकाटक है ना, दक्षिण में क्या, वकाटक, और सुदूर दक्षिण में पल्लव वंश। पल्लव वंश फिर आगे लास्ट तक चलते रहते हैं, बस पल्लव को हटाकर लास्ट में चोल आ जाते हैं, और ऊपर में मामला बदलते रहता है। ये वर्धन वंश के समय नीचे वातापी का चालुक्य होता है, ये पल्लव। अब देखना यहाँ पे कनेक्शन कैसा है, समझना। गुप्त जो है, गुप्त राजा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसकी बेटी थी प्रभावती, उसका विवाह वकाटक नरेश से हुआ था, रुद्रसेन से। इससे समझ में आता है कि गुप्त और वकाटक एक समय पर रहे होंगे। इसके अलावा यहां पर समझो, वर्धन वंश में जब हर्षवर्धन राजा था, तो पुलकेशिन द्वितीय नामक जो राजा है, जो वातापी के चालुक्य राजा था, इसने हर्षवर्धन पर अटैक कर दिया, हरा दिया उसको। कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने भारत के राजा को हटा दिया करके। ओवर कॉन्फिडेंस में वो नीचे पल्लव राजा को हराने चले जाता है, नरसिंह वर्मन प्रथम को।
उससे लड़ने चले जाता है और उससे हार जाता है। बेइज्जती हो गया, नहीं हो गया बेइज्जती? और इसीलिए पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। क्यों? क्योंकि उसने वातापी के राजा को हरा दिया था। तो ये अपना कुल्हाड़ी अपने पैर पे ही मार लिया कि नहीं। और इसी से समझ में आता है कि ये तीनों वंश एक समय पर रहे होंगे। वर्धन, हर्षवर्धन जब उत्तर भारत में था तो दक्कन में वातापी का चालुक्य और सुदूर दक्षिण में पल्लव थे। फिर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो उत्तर भारत भी दो भागों में बढ़ जाता है, पाल बंगाल में शासन कर रहे होते हैं और बाकी में सब प्रतिहार रहते हैं। तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हो जाता है कन्नौज को लेकर हर्षवर्धन के बाद, क्योंकि हर्षवर्धन कन्नौज का राजा था और वही पूरे भारत का राजा था उस समय। तो इसके मरने के बाद प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट सोचते हैं कि हम क्या करें, कन्नौज पर आक्रमण करें। तीनों ट्रायंगल बन जाता है, ये उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। तो वो तो सस्पेंस है कौन जीता, तो आपको ढूंढना है, जाके पढ़ोगे तब तो पता चलेगा। अभी बता दूंगा तो फिर थोड़े ना पढ़ोगे, तो ढूंढोगे कि नहीं, जानने की इच्छा हो रही कि नहीं, एकदम है ना, कौन जीता ऐसा जानने की इच्छा हो रही है, ढूंढ लेना जाके, ठीक है। और नीचे पल्लव भी चल रहा है, फिर लास्ट में ऊपर में राजपूत आ जाते हैं प्रतिहार पाल के बाद, ये लोग पूरा बटे हुए रहते हैं। और यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य आ जाते हैं, याद रखना ये वातापी के चालुक्य हर्षवर्धन के सब। वातापी जगह का नाम है, वैसी कल्याणी भी जगह का नाम है। कल्याणी के चालुक्य राजपूत के समय होते हैं और उसी समय चोल भी होते हैं, और चोल राजाओं के बारे में पढ़ना होता है ना, बहुत शक्तिशाली थे चोल राजा, ठीक है। ये लोग बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहते थे, ये हमारा झील है बोलते थे बंगाल की खाड़ी को, बहुत शक्तिशाली होते थे, बंगाली खाड़ी पर इनका कब्जा था, है ना, इसीलिए बंगाली खाड़ी आज हमारे पास, ठीक। तो ये याद रखना। और इसके बाद इसी चीज का फायदा उठाएंगे कौन, विदेशी आक्रमणकारी, मोहम्मद बिन कासिम गजनवी, 17 बार आक्रमण करता है गजनवी। गोरी आता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका लड़ाई होता है, नहीं होता है भाई। उसके बाद उसी के जो 4 गुलाम होते हैं वो भारत को बांट लेते हैं 4 भाग में और शासन करना चालू कर देते हैं, होता है ऐसा। अशोक के बारे में यहाँ है ना भाई, मौर्य वंश का राजा था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य वो भारत को एक करता है, उसका बेटा बिंदुसार वो और एक करने की कोशिश करता है, और उसके बाद कलिंग बच जाता है 5वां प्रांत, उसको अशोक जोड़ता है उसका बेटा। तो यहां पर मौर्य वंश में 3 राजा हैं, कौन कौन से, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, चंद्र बिंदु बोलो, तो चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से बिंदु। और पूरा विरासत किसको मिलता है, तो महान सम्राट कैसे नहीं बनेगा वो। तो भाई मामला समझ में आया, यहाँ चंद्र बिंदु ये इसका कोड है, चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार। तो दादा और पापा दोनों का विरासत अशोक को मिलता है, ठीक है। लेकिन अशोक की गलती क्या रहती है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है, और बौद्ध धर्म मतलब अहिंसा, और राजा का काम है युद्ध लड़ना, नहीं तो वो राजा किस बात का है, सबको जीत लिया रहता है। लेकिन उसके मरने के बाद बौद्ध ये क्या करता है, बौद्ध धर्म का इतना प्रचार करता है, इतना प्रचार करता है कि पूरे भारत में अहिंसा अहिंसा हो जाता है, बताए कहीं पे भी हिंसा नहीं होगा ऐसा। और फिर धीरे धीरे लोगों का जानवर जागता है, लोगों के मन का, फिर लोग धीरे धीरे करके अपना अपना साम्राज्य अलग करना चालू कर देते हैं। और इसी का फायदा है, देखो इन लोगों को होता है ना, क्योंकि ये अहिंसावादी हो गया अशोक, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाकी सब अहिंसावादी हो जाएंगे। ये भी तो सोचना था, इसको नियम बनाना था इस चीज के लिए कि आगे जाने वाले समय में मेरे जो उत्तराधिकारी होंगे या इसके बाद जो राजा बने, या अहिंसावादी हो ही गया था तो लोकतंत्र कर देना था उस समय,
राजतंत्र नहीं रखना था, ठीक है, और लोकतंत्र कर देते तो चुनाव के माध्यम से फिर राजा अधिकारी सब चल रहे होते, तो वही सिस्टम आज भी चल रहा होता फिर, पर उसको बुद्धि देने वाला कोई नहीं था, ठीक है। तो जितना उससे हो पाया उतना उसने किया, नहीं तो स्थिति आज कुछ और ही होती भारत की, है ना। तो महान सम्राट था। अब ये कहां तक महान था ये आप सोचिएगा, क्योंकि इतिहास में जो इतिहासकार लोग लिखे हैं उसी पे हम लोग बात करते हैं, पर आप अपने विचार भी रख सकते हो, ठीक है। क्लियर। तो आगे का कल पढ़ेंगे, बताओ भाई, तैयार हो कल पढ़ने के लिए? पढ़ के आओगे कि नहीं पीडीएफ से, ये बताओ पहले। आओगे पढ़ के पक्का? कहां तक पढ़ के आओगे? जहां तक पढ़ के आओगे ना वहां तक कल के क्लास में कंप्लीट करा दूं। आप ही लोग बोलो कहां तक पढ़ के आओ, ये आपका सिलेबस है। प्राग ऐतिहासिक हो चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ के आओगे, ऋग्वैदिक काल पढ़ के आओगे, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मगध 16 महाजनपद, वो तो 16 ही है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना ना 16 महाजनपद, टॉपिक लिख लेना भाई, सिलेबस में लिख लो, मेरे में नहीं लिखा है तो क्या आप लिख लो, एक लाइन छूटा है ना उसी के लिए छूटा है, ठीक है। और उसके बाद मगध साम्राज्य पढ़ के आओगे, अगर मगध साम्राज्य पढ़ के आते हो तो कल मगध साम्राज्य तक खत्म कर दूंगा। पढ़ने का तरीका होगा आपका, पीडीएफ को 3 बार रीड करना है। पहले एक बार पूरा प्रागैतिहासिक काल से मगध तक, कण्व वंश तक या मौर्य प्रशासन तक जाना, ठीक है, मौर्य प्रशासन तक, कहां तक, ठीक है। एक बार पूरा पढ़ लिए, फिर थोड़ा सा घूम लिए, 4 कदम चल लिए इधर उधर, उसके बाद फिर एक बार पढ़े, शुरू से प्रागैतिहासिक से पढ़ना, उसके बाद फिर एक बार पढ़, 3 बार पढ़ के आना, तो कल 2 घंटे में आप यहां तक पहुंच जाओ। फिर मैं इंपॉर्टेंट चीज जो है, चीजों पर डायरेक्ट फोकस करूंगा, बताया बस, ठीक है। और इस तरह से प्राचीन खत्म, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, अगले दिन हम इसको पढ़ के आ जाएंगे। ये कम नहीं है, एक दिन में अगर इतना कर लो तो अगले एक दिन में इतना हो जाएगा, मामला खत्म। यही है इतिहास भारत का, इतना ही है। आज के क्लास में चीजें समझ में आ गई होगी कि प्राचीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन सा पढ़ना है। आपके पास लूसेंट का नीला गोली होगा बुक, उसको पढ़ लेना, ठीक है। और पीडीएफ ऑनलाइन वालों यहां है, लोग बोलेंगे कहाँ है, तो यहां है भाई, दिखा देता हूं, है ना। देखो, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करके रखे हो, कोई भी कोर्स, है ना, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करके रखे हो, जैसे यही बता देता हूँ पीएससी वाले में, आप कंटेंट में जाना, न्यू बैच है ना, यहाँ जाना, ये न्यू बैच में जाना, इसके बाद ये रहा मेरा नाम, इस पर क्लिक करना, और ये रहा इंडियन हिस्ट्री। ये इंडियन हिस्ट्री का पूरा पढ़ा चुका हूं मैं, आप दोबारा भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे नीचे कहीं बीच में कहीं पे पीडीएफ का फोल्डर है, ये रहा भाई, ये कहाँ गुम गया था भाई, ये पीडीएफ का फोल्डर, ये रहा आपका क्या, पीडीएफ का फोल्डर। और इस पीडीएफ के फोल्डर में जैसे ही आप क्लिक करते हो तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों का पीडीएफ डला हुआ है, तो यहां से आप जाकर पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। जय माता दी बोलो, और मिलेंगे कल। और कल जो है हमको कहां तक पढ़ना है, आज का आपका होमवर्क है कहां तक जाना, मौर्य तक। और जो पढ़ के नहीं आएगा, सजा बताओ, सजा। अच्छा वो पार्टी देगा, नहीं वो पार्टी देगा बोल रहे हो, ठीक है भाई, मेरे को तो वही सुनाई दिया, बता वही पार्टी देगा, ठीक है। और कल जो है
उसी को पेन थमा देंगे, आ भाई तू ही पढ़ा दे अब। ठीक। पुलिस सामान्य जीके पीडीएफ, दिस इज पुलिस सामान्य जीके पीडीएफ, यही है। तो पढ़ लोगे? पीडीएफ तुरंत भेज दो पीडीएफ, बाद में भूल गया तो नहीं पढ़ के आए, आप बोल दोगे डायरेक्ट क्या कि आप तो पीडीएफ ही नहीं भेजे थे, है ना? यही बोलोगे ना? और हाँ बोलते हो बे, हैं? तो हम पीडीएफ भेज रहा हूँ, तुरंत डालो ग्रुप में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको पीडीएफ मिला ही नहीं था, बताए। देखो तुरंत ग्रुप में सेंड करो इनको, तुरंत इनको पीडीएफ मिल जाए, और कल ये लोग बहाना मत मार पाए बस। देखो अभी बताओ पीडीएफ आया कि नहीं? जा रहा है, जा रहा है, पहले ही मुंह से नहीं निकल रहा है। ठीक है, आ गया? पढ़ के आइयो भाई, बहुत मार पड़ेगा नहीं तो, नहीं पढ़ के आए तो। ठीक है, चलो बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव का भी बुक आ जाएगा हमारा, तो अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव बुक, फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑब्जेक्टिव बुक के लिए। ठीक है, मिल गया पीडीएफ? तो कितना पेज पढ़ के आना पड़ेगा देख लो, अंदाजा लगा लो। ठीक है, हाँ इतना पढ़ के आना। हिस्ट्री जो है आधा कंप्लीट हो जाएगा कल। प्राचीन ना, मध्य और आधुनिक बचा है। ठीक है, मध्य और आधुनिक बचा हुआ है। हाँ वो मेरा ही नोट्स है भाई, उसको पढ़ लेना। और टाइम मिले 3 बार पढ़ने के बाद तो लूसेंट के बुक को ही पढ़ देना, बताए मौर्य तक, डबल इंजन। इसका क्या नोट्स बनाओगे? लूसेंट के बुक में बस अंडरलाइन कर दो, फ्लो चार्ट लिख लिए हो ना, सिलेबस लिख लो, चीजों को समझना जरूरी है। और लूसेंट के बुक में बस घिस दो। क्या चीज घिसोगे? हाइलाइटर, हाइलाइटर घिस दो। ठीक है, अब पढ़ लो जोरदार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का आ जाएगा ऑनलाइन वालों, चिंता मत करो, छत्तीसगढ़ का जो बुक है ना वो बहुत जल्द आ जाएगा। क्यों, सरकारी स्कूल में मिलता है क्या लूसेंट का बुक? उससे अच्छा खरीद लो, क्योंकि उसको अंडरलाइन भी तो करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, दिक्कत नहीं होगा। वो उनके बच्चों का अधिकार है, वो अधिकार मत छीनो उनका। संविधान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, संविधान ही पढ़ा दूंगा, 2 ही दिन लगेगा संविधान पढ़ाने में तो मेरे को, एकदम फास्ट ट्रैक उड़ा दूंगा बिल्कुल संविधान। खास करके पुलिस वालों को, जितने भी पुलिस वाले हैं ना, इनको जो है लास्ट लास्ट में 2 दिन में संविधान पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आता है। बस लूसेंट उठा लेना, अंडरलाइन मारते जाना होता है। ऑनलाइन वालों, कंप्यूटर के लिए ले लो यार कोई सा भी बुक। हाँ ले सकते हो, अपडेट हो गया है। पर ये है कि बुक लोगे तो उसको पूरा पढ़ना है ना, और लूसेंट का भी बुक लेने से पहले 2-4 पन्ने पढ़ के देख लेना, कर पाओगे कि नहीं। कर पाओगे तभी पढ़ो, है ना।
सीजी का मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू कब आएगा? वो आने वाला है एप्लीकेशन पे। ये गलत है सर, कल आपने मेगा टेस्ट नहीं डाला। कल जन्मदिन था, पता है, इसी कारण मेगा टेस्ट ये लोग नहीं लिए, पता है। अभी हो जाएगा, आज डल जाएगा, ठीक है। डालो यार मेगा टेस्ट जल्दी। चलो ठीक है, मिलेंगे कल। अब मुंह उठा के मत आ जाना बस, कल पढ़ के आना कल। पढ़ के आना।